तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी डिबू, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.1 आउट ऑफ 10। ये मूवी एक मलयालम मूवी इज़रा का रीमेक है। इस मूवी में हमें एक जूइश मिस्ट्री बॉक्स को दिखाया गया है जिसके अंदर एक बुरी स्पिरिट कैद है। उस बॉक्स को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, पर तब क्या होगा जब उस बॉक्स यानी डिबू को ओपन कर दिया जाए, ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मॉरिशस में और हमें वहां पर रहने वाले आखिरी यहूदी को दिखाया जाता है जिनकी मौत हो चुकी थी, जिनका नाम मोसे बिन यसर था। मोसे की मौत काफी बड़ी खबर थी क्योंकि मोसे एक मशहूर राइटर था और वो इस आइलैंड का आखिरी यहूदी था। अब हमें उसी घर में आए हुए एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एंटीक सामानों का डीलर था। उस आदमी की तो जैसे लॉटरी लग गई थी क्योंकि मोसे अपने वंश का आखिरी यहूदी था, इसलिए उसके घर में बहुत सी एंटीक सामानें थी और वो आदमी उन सभी सामानों को खरीद लेता है। उन सभी सामानों के बीच एक एंटीक बॉक्स भी होता है जो कि थोड़ा अजीब था क्योंकि उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी सनसनाहट की आवाज निकल रही थी। पर वो एंटीक डीलर सभी सामानों को खरीद कर अपने शॉप में ले आता है और सीन यहीं पे कट होता है। इसके बाद एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम सैम आइजैक और उसकी वाइफ का नाम माही होता है। सैम के काम की वजह से उन्हें मॉरिशस शिफ्ट होना था, पर माही यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर सैम उसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है और वो दोनों मॉरिशस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें फिर से उसी एंटीक शॉप को दिखाया जाता है जिसका ओनर रात को अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है और रात को दुकान की सिक्योरिटी के लिए अपने एक वर्कर मसूद को वहीं रुकने को बोलता है। ये मसूद के रोज का काम था और आधी रात हो जाती है तभी मसूद को कुछ सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी बॉक्स के अंदर से आ रही थी और मसूद उस बॉक्स को खोलने के लिए उस पर चाबी लगाता है। तभी अचानक से उसके पीछे लगे मिरर में क्रैक आने लगता है और शॉप की सभी सामानें अपने आप हिलने लगती है। ये देखकर मसूद डर जाता है। तभी एक बुरी एंटिटी वहां आती है और उसे मार देती है और अगले दिन मसूद की मौत की खबर वहां के लोकल पुलिस वालों को पता चलती है और वो छानबीन के लिए वहां आते हैं। मसूद की मौत काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी क्योंकि शॉप के आगे और पीछे दोनों दरवाजे ही लॉक थे और किसी के जबरदस्ती घुसने के भी एविडेंस नहीं मिले थे। पर मसूद को काफी दर्दनाक तरीके से मारा गया था। उसके हाथ और पैर की हड्डियां अजीब तरह से मुड़ चुकी थी। इस केस को जो ऑफिसर लीड कर रहे थे उनका नाम रियाज था। अब हमें फिर से सैम को दिखाया जाता है जो कि जायकी नाम की एक न्यूक्लियर कंपनी के लिए काम कर रहा था। इस कंपनी को एक हाईली रिएक्टिव लिक्विड डिलीवर होने वाला था जिसे सिक्योर रखने का काम सैम का था। एज अ सिक्योरिटी चीफ इस कंपनी का ओनर सैम को उस लिक्विड के बारे में बताता है जो कि काफी रिएक्टिव और जहरीला है, इसलिए हमें हाई सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि अगर गलती से ये लिक्विड लीक हो गया तो वो इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगा। जी हाँ, ये कंपनी एक बड़े से आइलैंड में बनाई गई थी और सैम उन्हें अपनी सिक्योरिटी के बारे में बताता है जिसे उसने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला दरवाजा सैम के आईडी कार्ड की मदद से खुलता था, दूसरा दरवाजा सैम के वॉइस रिकॉग्निशन से और आखिरी दरवाजा सैम के फेस रिकॉग्निशन से। मतलब कि उस हाईली रिएक्टिव लिक्विड तक बिना सैम के नहीं पहुंचा जा सकता। सैम के बॉस को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए वो अपनी गैर मौजूदगी में सैम की सिक्योरिटी का काम उसी ऑफिसर रियाज को देता है जो कि अभी भी मसूद के मर्डर केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। सैम और उसकी वाइफ माही एक बड़े से घर में रुके थे। माही अभी अपने आप को इस माहौल में एडजस्ट कर रही थी और अगले दिन सैम और माही मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं जहां उनकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिनका घर उन्हीं के घर के पास था। माही को उस ओल्ड मैन का डॉगी काफी पसंद आता है और वो ओल्ड मैन अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है। और अगले दिन सैम फिर से अपने जॉब में जा रहा था और वो फादर को कॉल करता है। सैम अनाथ था और बचपन से ही उसकी देखरेख फादर गैब्रियल ने की थी और वो कुछ दिनों बाद सैम और माही से मिलने के लिए आने वाले थे। वहीं दूसरी ओर माही अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बाहर एक शॉप में आई थी और ये वही एंटीक शॉप थी जहां पर मसूद का मर्डर हुआ था। और माही शॉप से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए सामान पसंद करने लगती है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। पर तभी उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है और माही उस बॉक्स को खरीद कर अपने घर ले आती है और उस बॉक्स के लॉक को चाबी से खोलती है जिसके अंदर किसी के बाल और एक बोतल में रेड कलर की लिक्विड जैसी चीज भरी हुई थी। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या और वो देखती है कि बॉक्स के सामने की ओर एक छोटा सा ढक्कन लगा हुआ है
और माही उस ढक्कन को खोल देती है और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद उस बॉक्स के अंदर से एक आत्मा निकलती है और माही के अंदर चली जाती है। रात को सैम घर वापस आता है जहाँ पर माही कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, पर सैम को लगता है कि माही यहाँ आने से परेशान है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। और अगले दिन सैम अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और माही भी अपने काम करने लगती है। तभी माही को यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और उसे एक लड़की नजर आती है, जिसके कारण वो काफी डर जाती है और सीधे सैम के ऑफिस आती है और सैम को इस सब के बारे में बताती है। पर सैम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसका मानना था कि माही का पहले मिसकैरेज हुआ था जिसकी वजह से वो डिप्रेस थी। और सैम माही को समझाता है कि वो तुम्हारा वहम होगा और सैम माही को घर ले आता है। उसी रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब आधी रात को सैम को अपने घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है और सैम को लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुसा है, इसलिए वो टॉर्च लेकर घर की चेकिंग करने लगता है और वो उन आवाजों का पता लगाने के लिए घर के छत पे जाता है, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तभी अचानक लकड़ी की छत टूट जाती है और सैम नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सैम को छोटी मोटी चोट आ जाती है। और अगले दिन सैम यही बात ऑफिसर रियाज को बताता है कि मैंने घर में किसी के चलने की आवाज सुनी, शायद यहाँ कोई चोर घुसा था। पर रियाज को छानबीन में कोई एविडेंस नहीं मिलता। और अगले दिन फादर गैब्रियल सैम और माही से मिलने मॉरिशियस आते हैं। जब फादर सैम के घर पहुंचते हैं तो फादर को सैम के घर में किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होता है। तभी फादर की नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है। वहीं सैम घर में माही को ढूंढ रहा होता है जो कि ऊपर के फ्लोर में बेहोशी की हालत में मिलती है। और सैम और फादर माही को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और वो दोनों वापस घर आते हैं, जहाँ पे फादर सैम से उस बॉक्स के बारे में पूछते हैं कि उस बॉक्स को किसने लाया और उसे किसी ने खोला तो नहीं। सैम बताता है कि वो बॉक्स माही लेकर आई थी और उसी ने उस बॉक्स को खोला होगा। ये सुनकर फादर सैम को बताते हैं कि वो कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है, वो एक डिबुक है, मतलब एक श्रापित बॉक्स। बहुत समय पहले जो यहूदी थे वो कुछ बुरी और चोट पहुंचाने वाली आत्माओं को एक बॉक्स में बंद कर दिया करते थे ताकि वो आत्मा लोगों को चोट ना पहुंचा सके, और उसी बॉक्स को डिबुक कहते हैं और ऐसे बॉक्स को कभी भी नहीं खोलना चाहिए। और फादर सैम से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि माही को उस बुरी स्पिरिट ने पोजेस किया है। और फादर उस डिबुक को गौर से देखते हैं जिस पर कि दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, इसलिए फादर उस बॉक्स की फोटो लेते हैं और एक प्रोफेसर को सेंड करते हैं ताकि वो उसको ट्रांसलेट करके बता सके। और अगले दिन वो प्रोफेसर फादर को कॉल करके बताता है कि इस डिबुक के अंदर काफी पावरफुल स्पिरिट कैद है, इससे छुटकारा पाने में रेबाई बेनियामिन आपकी मदद करेगा। ये बात जानकर सैम तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाता है जो कि दूसरी कंट्री में था। वहां पहुंचकर सैम रेबाई को अपनी पूरी कहानी बताता है कि उसकी वाइफ के साथ क्या क्या हो रहा है। पर रेबाई उसे बताते हैं कि डिबुक के अंदर जो आत्मा होती है वो ऐसे ही किसी को पोजेस नहीं कर सकती। ऐसी आत्मा सिर्फ उन लोगों को पोजेस कर सकती है जिनका शरीर उनके ब्रेन से अच्छे से जुड़ा ना हो, जैसे कि कोई दिमागी रूप से कमजोर या कोई गर्भ धारण की हुई महिला, क्योंकि गर्भ में रहने वाले शिशु का शरीर उसके दिमाग से अच्छे से नहीं जुड़ा होता। ये सुनकर सैम को थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि उसे पहले से इन सब बातों पर यकीन नहीं था, पर फादर के कहने पर वो यहाँ आया था। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम मार्कस था और वो रेबाई का शिष्य होता है। तभी सैम को माही का कॉल आता है और माही बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर सैम बहुत खुश होता है और सैम की खुशी देखकर रेबाई उससे पूछता है कि क्या बात है, और सैम बताता है कि माही प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रेबाई सीरियस हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे को उस बुरी स्पिरिट ने पोजेस किया है। सैम रेबाई को अपने साथ चलने को बोलता है, पर उसे कुछ काम था इसलिए वो सैम से कुछ दिनों बाद आने को बोलता है। और सैम वापस से मॉरिशियस आ जाता है और फादर को सारी बात बताता है। और कुछ दिनों बाद सैम रेबाई को लेने के लिए उसके पास जाता है, पर वो देखता है कि रेबाई की मौत हो चुकी है। उनकी मौत का कारण मूवी में नहीं बताया गया और उनके अंतिम संस्कार में उनका शिष्य मार्कस भी होता है। अब सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और वो मार्कस से मिलता है और उससे बोलता है कि अब माही का क्या होगा। अगर मैं माही को एबॉर्शन करा दूं तो क्या वो बच जाएगी। पर मार्कस उसे बताता है कि ऐसा करने से माही की जान भी जा सकती है। वो आत्मा तुम्हारे बच्चे के थ्रू इस दुनिया में आना चाहता है। उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारे बच्चे का जेंडर जानना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि उस डिबुक के अंदर किसकी आत्मा को कैद किया गया था।
सैम मार्कस को अपने साथ चलने को बोलता है, पर मार्कस बोलता है कि अभी मेरे वहां आने का समय नहीं आया है, मुझे पहले बहुत सी तैयारी करनी होगी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक लॉकेट देता हूँ। और मार्कस सैम को अपने घर के सभी मिरर्स को ढकने को बोलता है, क्योंकि बुरे स्पिरिट्स की एनर्जी मिरर में देखने से और बढ़ जाती है। इसलिए सैम घर आकर सभी मिरर्स को ढक और डिस्ट्रॉय कर देता है, और देखते ही देखते 5-6 महीने बीत जाते हैं। उधर मार्कस उस डिबुक की बुरी स्पिरिट के बारे में पता लगा रहा होता है, और एक दिन जब सैम और माही मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर आए हुए थे, तभी उन्हें उस ओल्ड मैन की बेटी और उनका डॉगी मिलता है। और उनका डॉगी माही को देखकर भौंकने लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि एनिमल्स को बुरे स्पिरिट्स का एहसास पहले होता है। और सैम माही को लेकर घर आ जाता है। उसी रात सैम की आंख खुलती है और वो देखता है कि माही बेड पर नहीं है, और सैम माही को पूरे घर में ढूंढने लगता है, पर माही नहीं मिलती। इसलिए सैम घर के बाहर माही को ढूंढने के लिए जाता है, और कुछ दूर आगे जाने के बाद सैम को माही नजर आती है, जो कि एक बड़े से दीवार के ऊपर चल रही थी। माही के एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में मार्कस का दिया हुआ लॉकेट था, और सैम को देखकर माही उसे छिपने लगती है, और सैम उसे ढूंढने लगता है। तभी माही के सामने मार्कस आ जाता है, और मार्कस उसे पहचान लेता है और हिब्रू भाषा में उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और सामने से जवाब आता है इजरा। और मार्कस माही के सिर पर हाथ रखकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके कारण माही वहीं पर गिर जाती है, और उसके हाथ में रखा थैला भी गिर जाता है, जिसके अंदर उसी कुत्ते का सर होता है जो उस पर भौंक रहा था। मतलब माही ने उस कुत्ते को मार दिया है। और घर आकर मार्कस सैम से पूछता है कि माही ने उस बॉक्स को कहां से लिया था, और सैम उसे उस शॉप का पता बताता है। और मार्कस उस शॉप में जाता है और उसके ओनर से पूछता है कि आपको ये बॉक्स कहां से मिला था, और शॉप का ओनर उसे बताता है कि मैंने ये बॉक्स मोजे की मौत के बाद उसके घर से ली थी। और मार्कस उससे पूछता है कि क्या आपको उसके साथ कोई बुक मिली थी, पर वो शॉप का ओनर बोलता है नहीं, हर एक डिबुक बॉक्स के साथ एक बुक होता है जिसमें लिखा होता है कि उसमें किसकी आत्मा को कैद किया गया है और क्यों। और इसी बुक की तलाश में मार्कस मोजे मतलब उस आखिरी यहूदी के घर जाता है, जो कि अब बंद कर दिया गया था। पर मार्कस जैसे तैसे घर के अंदर घुसता है और उस बुक को ढूंढने लगता है, और बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो बुक मिल जाती है। तभी वो बुरी स्पिरिट मार्कस पर अटैक कर देती है, पर मार्कस अपने किसी खास ताबीज की मदद से उसे डरा देता है और वहां से भगा देता है। और मार्कस उस बुक को लेकर वहां से निकल जाता है और उस बुक को किसी शांत जगह में पढ़ने लगता है। उस किताब में लिखा था कि सन 1961 में माहेबर्ग नाम के गांव में एक इजरा नाम का यहूदी लड़का रहता था, जो कि नोरा नाम की क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता था। पर वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे, क्योंकि इजरा एक यहूदी था जबकि नोरा क्रिश्चियन थी। इजरा के पिता याकूब एक बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये सब याकूब के द्वारा किए गए एक रिचुअल के कारण हो रहा था, क्योंकि याकूब का मानना था कि उस रिचुअल को करने से ही उसका धंधा अच्छा चल रहा है। इजरा अपने पिता को नोरा के बारे में बताने से बहुत डरता था, पर एक दिन वो हिम्मत करके उन्हें नोरा के बारे में बताता है, और ये जानकर याकूब को बहुत गुस्सा आता है और वो इजरा को अपने आइलैंड वाले घर में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर नोरा इजरा के वापस आने का इंतजार करने लगती है, पर बेचारा इजरा तो घर में कैद था। वहीं कुछ दिनों के बाद नोरा के फूलते हुए पेट को देखकर उसके मॉम डैड को पता चल जाता है कि नोरा प्रेग्नेंट है, पर उन्हें पता नहीं था कि उसके होने वाले बच्चे का पिता कौन है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन इजरा एक खत लिखता है और उसे अपने नौकर के थ्रू नोरा तक भिजवाता है, जिसमें इजरा ने लिखा था कि नोरा तुम मुझे भूल जाओ, हमारा मिलन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं है। और ये पढ़कर अगले दिन नोरा फांसी लगा लेती है, और नोरा के कमरे से उसके पिता को इजरा के द्वारा लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वो नोरा की मौत के लिए इजरा को ब्लेम करने लगता है और इजरा के वापस आने का वेट करते रहता है। और कुछ दिनों के बाद इजरा अपने पिता के साथ वापस उसी गाँव में आता है जहाँ पर नोरा के पिता सभी गाँव वालों के साथ इजरा को मारने का इंतजार कर रहे थे, और वो सभी याकूब के सामने ही इजरा को बुरी
बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और उन सभी के जाने के बाद याकूब इज़रा को डॉक्टर के पास लाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि इज़रा की हालत बहुत नाजुक है, अगर उसे बचा भी लिया गया तो भी वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। ये सुनकर याकूब बहुत दुखी होता है और इन सभी गांव वालों से बदला लेने का निर्णय लेता है और वो अपना बदला लेने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसमें वो अपने अधमरे बेटे को पूरा मार देता है और उसकी आत्मा को उसी डिब्बोक के अंदर बंद कर देता है और उसके साथ एक श्राप भी देता है कि जिस दिन इस आइलैंड में रहने वाला आखिरी यहूदी मरेगा उस दिन इज़रा की आत्मा एक ऐसे शरीर को पोजेस करेगी जो कि इस आइलैंड में रहने वाले सभी लोगों को मार सके। इस रिचुअल का एक नियम ये भी होता है कि जिसकी आत्मा को डिब्बोक में डाला गया हो उसकी बॉडी को दफनाया नहीं जा सकता। इसलिए याकूब अपने बेटे की बॉडी को लाइट हाउस से 8 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक देता है और उसकी नकली बॉडी को उसकी जगह दफना देता है। अब मार्कस को डिब्बोक के सारे राज का पता चल चुका था और वो ये सारी बात फादर गैब्रियल को बताता है। अगले दिन रियाज सैम के घर आता है। उस समय सैम, माही और फादर घर पे नहीं होते क्योंकि वो सभी हॉस्पिटल में गए हुए थे। दरअसल रियाज यहाँ पे उस कुत्ते के मर्डर के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था क्योंकि सैम उनका पड़ोसी था। वहाँ पर रियाज की नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है जिसे कि उसने उस एंटीक शॉप में देखा था। कुछ देर बाद फादर घर आते हैं और रियाज को पूरी बात बता देते हैं कि सैम और उसकी वाइफ के साथ क्या क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर मार्कस आता है और उनसे बोलता है कि जल्द ही एक खास दिन आने वाला है जिसको कि यहूदी बहुत मानते हैं। मैं उसी दिन माही का एक्सॉर्सिज्म करूंगा, पर पहले हमें उस बुक में बताई गई कहानी को चेक करना होगा कि वो सच्ची है या नहीं। और उसके लिए मार्कस और रियाज यहूदियों के कब्रिस्तान में जाते हैं और वहाँ पे इज़रा की कब्र ढूंढकर उसे ओपन करके देखते हैं तो उसके अंदर इज़रा की बॉडी नहीं बल्कि पुतला था। मतलब उस बुक में बताई गई सभी बातें सच है। और मार्कस रियाज के साथ वहाँ से निकल रहा होता है तभी उसे फादर का कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जिस बात का डर था वही हो गया, तुम जल्दी सैम के न्यूक्लियर कंपनी में आओ। और वो वहां आकर देखते हैं कि सैम आधी रात को उन तीनों सिक्योरिटी चेक्स को पार करने की कोशिश कर रहा है। तभी रियाज उसे मारकर बेहोश कर देता है और जब सैम को होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक कुर्सी से बांध रखा है और उसके सामने उसके सभी जानने वाले खड़े हुए हैं। सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे क्यों बांधा गया है और मार्कस सैम को बताता है कि उस आत्मा ने तुम्हें पोजेस किया है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस रात का जब माही रात को कहीं बाहर चली गई थी और सैम उसका पीछा कर रहा था। उसी रात को वो आत्मा माही की बॉडी से निकलकर सैम के अंदर घुस गई थी और जब रास्ते में मार्कस ने माही को रोका था और उसे सवाल कर रहा था उस समय जवाब माही नहीं बल्कि सैम दे रहा था। और मैं आपको याद दिला दूं कि उस डिब्बोक का कर्स था कि जब इस आइलैंड का आखिरी यहूदी मरेगा तब इज़रा की आत्मा एक ऐसे आदमी को पोजेस करेगी जो कि उस पूरे आइलैंड में रहने वाले लोगों को तबाह कर सके। और सैम उस हाईली रिएक्टिव लिक्विड का यूज करके ऐसा कर सकता था, इसलिए इज़रा की आत्मा ने सैम को पोजेस किया था। और अगर आपको याद होगा तो रेबाई ने बताया था कि डिब्बोक के अंदर की आत्मा ऐसे ही किसी को पोजेस नहीं कर सकती, वो सिर्फ उन लोगों को पोजेस कर सकती है जिनकी बॉडी उनके ब्रेन से अच्छे से लिंक ना हो। दरअसल सैम का बचपन में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसने अपने मॉम डैड को खो दिया था, जिसके कारण सैम का ब्रेन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगा था और उसी का फायदा उठाकर इज़रा ने सैम को पोजेस किया। ये बात मार्कस को पहले से पता चल चुकी थी कि पोजेस माही नहीं बल्कि सैम है, पर उसे डिब्बोक की पूरी सच्चाई जानने के लिए समय चाहिए था। इसलिए उन्होंने सैम को इसी धोखे में रखा कि माही पोजेस है ताकि इज़रा अपने काम में जल्दी ना करे। और आज की रात मार्कस सैम पर एक्सॉर्सिज्म करने वाला था, इसलिए मार्कस सैम की कुछ खास चीजें उस डिब्बोक बॉक्स में डालने को बोलता है जिसमें कि माही अपनी एंगेजमेंट की रिंग डालती है ताकि सैम के अंदर इज़रा से लड़ने की ताकत आ सके। और मार्कस एक्सॉर्सिज्म करने के लिए 10 यहूदियों को बुलाता है और वो सभी मिलकर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं जिसके कारण इज़रा की आत्मा तड़पने लगती है और उसकी आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है। इज़रा की आत्मा बारी बारी उन 10 यहूदियों पर अटैक करने लगता है, पर मार्कस किसी तरह उसे काबू करता है और इज़रा की आत्मा को फिर से उसी डिब्बोक में कैद कर देता है, जिसके कारण सैम वहीं पर बेहोश हो जाता है। और मार्कस तुरंत उस डिब्बोक को लाइट हाउस से 8 किलोमीटर दूर समुद्र में उसी जगह पर फेंक देता है जहाँ पर इज़रा की बॉडी को फेंका गया था। और कुछ दिनों बाद सैम और माही को एक बेटा होता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन
कैस्ट समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।